हरे कृष्ण। तो महाभारत के सीरीज में सभी भक्तों का स्वागत है। और एक इसी श्रृंखला में अम, महाभारत के विषय में आज कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। महाभारत वैसे देखा जाए तो उसको पंचम वेद कहा गया है, ये हमने पहले सिटिंग में देखा। पंचम वेद माने वेदों का जो भी ज्ञान है वो आपको सूत्र रूप में नहीं लेकिन कथा रूप में इस किताब में मिल सकता है। वही जो अन्य उपनिषदों में वेदों में कहा गया है वो यहाँ पर स्टोरी फॉर्म में आपको मिलता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इसे ठीक से समझ ले तो जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में हमने कब किस समय किस चीज की अपेक्षा करनी चाहिए, किस चीज की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये सारे चीजों के विषय में महाभारत आपको बखूबी ज्ञान देता है। जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों को बहुत गहराई में और डिटेल में हमें महाभारत सिखाता है। तो महाभारत का एक ऐसा ही आज बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पात्र है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये ऐसा पात्र है जिसको कई बार होता क्या है कि ठीक से नहीं समझा जाता है इन पात्रों को महाभारत के, और उसकी वजह से फिर उन पात्रों के विषय में एक गलत मत होता है और वही मत आगे चलता है। और वो गलत मत के कारण क्या होता है कि उस पात्र से जो हम सीख सकते हैं वो सीखना हम भूल जाते हैं। ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। और ये बाहर जो भी चर्चाएं होती है अलग अलग पात्रों पर, तो उसे इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि उसमें सीखने जैसा या उसमें उसे सुनने जैसा कुछ नहीं है। और यही जो मत है वो यूथ, आने वाला जनरेशन उसको कैरी करता है और सोसाइटी में वही मत प्रचलित हो जाता है। तो इससे सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि युवा पीढ़ी जो है वो बनने की जगह बिगड़ने लगती है। और दूसरी बात, जो लर्निंग उस इवेंट से हमें होने वाला है वो लर्निंग को पूरी तरह से ढक दिया जाता है। उसके कारण जो युवा पीढ़ी है उसकी ग्रोथ थम जाती है। फिर वो बौद्धिक हो, मानसिक हो, अलग अलग स्तर पर जो व्यक्ति बढ़ सकता है वहां पर उसकी पूरी रोकथाम हो जाती है। तो आज ऐसे ही एक पात्र के विषय में चर्चा करेंगे जो अपने आप में एक बहुत सुंदर पात्र है। अगर उस व्यक्ति के जीवन को हम थोड़ा क्लोजली स्टडी करें, देखिए महाभारत का जो भी पात्र है उसको पढ़ना नहीं है हमको, उसको हमें एनालाइज करना है, उससे हमें सीखना है। इसमें बहुत सारे लाइफ लर्निंग लेसन्स हैं। जैसे आज हम एक ही लेसन लेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जो व्यक्ति आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो एक साधक के स्टेज पर है, एक लर्नर है। फिर लर्नर के लिए कोई उम्र नहीं होती है। आप 50 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, हम सब यहाँ पर लर्नर ही है। एक सीनियर लर्नर है, एक जूनियर लर्नर है, इतना ही इसमें अंतर होता है। तो अब जो व्यक्ति सीनियर लर्नर है, जो जीवन में काफी कुछ चीजें देख चुका है, सुन चुका है, समझ चुका है, तो उसके पास सबसे बड़ा ट्रेजर क्या होता है? उसके पास जो सबसे बड़ा ट्रेजर है वो होता है अनुभव का। और ये अनुभव ही वो उसकी पूंजी है। अब देखिए, माता पिता कहते हैं हमने हमारे बच्चों के नाम जायदाद कर दी, ये कर दिया, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, देने की कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है आपका अनुभव। और ये जो शास्त्र है हमें फर्स्ट हैंड रेडीमेड अनुभव बताते हैं सब लोगों के, जिन्होंने लाइफ में बड़े बड़े फेजेस से वो गुजरे हैं। एक स्टोरी आपको बताता हूँ, समझना आसान हो जाएगा। एक बार की बात है जब एक युवा लड़का है, वो किसी गांव के बहुत रईस व्यक्ति का बेटा है। तो अब उसका जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में कई सारे मेंबर्स हैं। और उस जॉइंट फैमिली के जो सबसे मेन व्यक्ति है वो है उनके दादाजी और उनकी दादी। तो ये जो लड़का है युवा हो जाता है, युवा होने के पश्चात अब उसकी शादी की उम्र है। अब शादी की उम्र है तो उसको थोड़ा उत्साह ज्यादा होता है। तो घर वाले कहते हैं कि भाई अभी बेटे की शादी की उम्र है तो कोई अच्छी लड़की ढूंढते हैं। तो लड़की ढूंढने के उस माहौल में फिर एक प्रपोजल आता है बाजू वाले बड़े गांव की, एक जो बहुत बड़े व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, उनकी बेटी है।
अब ये सारे जो फैमिली के मेंबर्स है उस दूसरे गाँव के बड़े व्यक्ति के घर पर जाते हैं, जाने के पश्चात बैठते हैं, सारी चीज़ें होती है, बातें होती है, वार्तालाप होता है, लड़की अलग-अलग चीज़ें बनाकर लाती है, जो भी एक हम देखते हैं हमारे भारतीय रीति-रिवाज में। और लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, फिर दोनों फैमिली अपने-अपने जगह पर चले। तो ये जो फैमिली अपने घर वापस आती है, तो अब देखिए लड़की की सुंदरता पर लड़का बहुत मोहित हो जाता है, वो कहता है नहीं बहुत लड़की सुंदर है, हम तो इसी से विवाह करेंगे। तो लड़के की तरफ से हाँ हो जाता है क्योंकि लड़की बहुत सुंदर है। अब वो लड़के के पिताजी को बोलता है कि हम शादी करेंगे तो इसी लड़की से शादी करेंगे। अब जब पिताजी बोलते ठीक है तुमको अच्छी लगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर का रिवाज है कि हमारे जो पिताजी है हम उनको पूछे बगैर कुछ नहीं कर। तो वो लड़का कहता है उनको पूछने जैसा क्या है, शादी मुझे करनी है, शादी तो मुझे करनी है ना, उनको पूछ के क्या करेंगे। तो उस समय पिताजी बोलते हैं नहीं हमारी परंपरा है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोगों की हम राय निश्चित रूप से लेते हैं। तो वो लड़का कहता है उनकी राय लेनी क्यों है, क्योंकि वैसे भी वो जो दादाजी है वो अंधे हैं, उन्होंने लड़की को तो देखा नहीं, उन्होंने लड़की को देखा ही नहीं, तो लड़की के बारे में क्या कहेंगे कुछ। तो वो पिताजी कहते देखो तुम जो भी कहो लेकिन हम ये प्रोटोकॉल है फॉलो करेंगे। फिर वो लड़का कहता है ठीक है आप पूछिए आपके पिताजी को। तो उस लड़के के बेटे जो है तो उसके पिताजी के पास मतलब लड़के के दादाजी के पास जाते हैं और सारी बात विस्तार से बताते हैं। बोले ऐसे है, घर ऐसा है, लोग ऐसे है, इतने इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे सब वो सब डिटेल में बताते हैं। तो फिर वो पिताजी जो लड़के के पिताजी वो लड़के दादाजी को पूछते हैं कि आपकी क्या राय है। तो वो दादाजी कहते हैं मुझे लड़की को देखना है। तो वो लड़के के पिताजी भी चौंक जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि पिताजी की आंखें ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। तो फिर भी वो सीनियर है करके उनको भेजते हैं, अलग सी गाड़ी में उनको लेकर जाया जाता है। उस उसके उनके साथ कोई नहीं, घर का कोई सदस्य नहीं, सिर्फ दादाजी, गाड़ी का ड्राइवर जाते हैं। दादाजी, दादी और गाड़ी का ड्राइवर, ऐसे 3 लोग जाते हैं वहां पर सारा जो भी है उनका जो फॉर्मेलिटीज है वो करते हैं। और दादाजी कहते हैं ठीक है अब हम चलते हैं, हम हमारे घर वापस जाएंगे। तो दादाजी वापस आते हैं और वापस आने के बाद सारे घर में माहौल तैयार होता है कि अरे अभी दादाजी क्या बोलेंगे, ये हाँ करेंगे ना करेंगे, लड़की के बारे में क्या कहेंगे। तो और सबसे ज्यादा उत्सुक तो वो लड़का है क्योंकि शादी तो उसको करनी है, लड़की उसको बहुत पसंद आई है। अब वो उसके पिताजी को बार बार बोलता है पूछो दादाजी से, पूछो दादाजी से पूछो। तो दादाजी को फिर एक जो उनका मेन हॉल है वहां पर लाया जाता है और दादाजी सामने बैठते हैं। अब दादाजी जब सामने बैठते हैं तो सारे घर के लोग उनको घेर कर बैठ जाते हैं और अब वो क्या कहेंगे, क्योंकि वो अगर हाँ बोले तो शादी फिक्स, ना बोले तो शादी कैंसल। ये घर का नियम है क्योंकि बड़े बुजुर्ग है तो उनकी बात मान। तो सारे लोग कान लगा कर बैठे कि भाई अभी दादाजी क्या बोलेंगे, दादाजी क्या बोले। अब दादाजी को पूछा जाता है कि भाई आपकी क्या राय है लड़की के बारे में। तो दादाजी तुरंत बोलते हैं कि हम वो लड़की से हमारे बेटी की शादी नहीं करेंगे। और जैसे ये बात वो लड़का सुनता है वो तो पूरा आग बबूला होगा, बोले ये बुढ़ाऊ है, ये जो बूढ़ा है इसको समझता नहीं है, अकल नहीं है, ये क्या है, बोले ये शादी मुझे करनी है, इनको करनी है, क्या प्रॉब्लम है इनको लड़की से, ये तो देख नहीं सकते, वो पूरा उसका उगलने लगता है। अब सारा माहौल गर्म हो जाता है, लड़की के पिता को भी लगता है यार इतनी अच्छी लड़की है, इतना अच्छा खानदान है, सब कुछ ठीक ठाक है इनको। लेकिन वो लड़का वो जो दादाजी है और लड़की का जो पिता है, वो पिताजी जो है जानते हैं कि ये ऐसे ही नहीं कहेंगे। तो वो बेटे को शांत कर दे, पहले तू रुक जा भाई, बात करने दे। तो बात करेंगे, अपन दादाजी से बात करेंगे। तो वो जो लड़के के पिताजी है वो दादाजी को उनके पिता को पूछते हैं कि भाई आपके मन में क्या है। तो वो दादाजी जो है वो कहते हैं कि आप वो लड़की जो है ना, वो लड़की के माँ के बारे में आप जानकारी निकालें। तो बोले अगर वो सब सही निकला तो आप शादी कर, बोले हाँ शादी कर। तो लड़के को फिर से धीरज आता है, जो बोले चलो ठीक है, शादी तो हो सकती है, कुछ चांसेस है अभी। अब वो जो लड़के के पिता है वो उनके खास लोगों को भेजते हैं लड़की की माँ के विषय में जानकारी निकालने के लिए। और वो भी गुप्त तरीके से, मतलब ऐसे डायरेक्ट ओपन नहीं, अलग अलग सोर्सेस से वो उनकी इंफॉर्मेशन। तो जब इंफॉर्मेशन आ जाती है और घर के सारे सदस्य फिर से एक बार बैठते हैं और दादाजी फिर पूछते हैं उनको कि भाई आप क्या खबर लाए उनकी माँ के बारे में। तो जिन जिन लोगों को उन्होंने भेजा हुआ होता है तो वो बताते हैं कि
ये जो लड़की की माँ है, ये जो रईस व्यक्ति है, ये इनकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी गुजर गई तो दूसरी शादी इन्होंने की। बोले अच्छा ये लड़की की माँ के बारे में बताइए, दादाजी पूछते। तो वो जो उनके लोग भेजे हुए थे वो कहते कि ये जो इनकी दूसरी वाइफ है, ये नाचने गाने वाली थी। दिखने में सुंदर थी लेकिन उसका व्यवसाय जो था वो नाचना गाना था। ऐसी स्त्री से इन्होंने शादी की है और ये जो लड़की है ये इन्हीं की संतान है। तो जब वो सारे घर के लोग सुनते हैं कि अरे बाप रे, इसकी माँ नाचने गाने वाली थी, और तो सबको हैरानी हो जाती। तो दादाजी बोलते इसीलिए मैं कह रहा था कि ये शादी हम नहीं करेंगे। तो अब सबके सामने ये प्रश्न उठता है कि भैया दादाजी को कैसे पता चला कि ये नाचने गाने वाली औरत है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? लड़का भी चौंक जाता है, उसके पिताजी भी चौंक जाते हैं, बोले आप तो अंधे, आपको कैसे पता चला? तो दादाजी बताते हैं जब मैं उनके घर पर गया, तो वो लड़की को मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैंने उनको कहा कि आपकी बेटी को बुलाइए। तो लड़की जो अब यूजुअली जब घर में लड़का लड़की को देखने आते हैं तो वो लड़की को ट्रे में पोहा हुआ पानी वानी जूस लेकर आती है। तो वो दादाजी बोलते हैं मैं उसको देख तो नहीं पाया था, लेकिन जब वो लड़की चलकर आई तो वो लड़की के जो नुपुर थे वो नुपुर की ध्वनि में सुन रहा था। तो उस लड़की के चाल में एक बहुत ज्यादा लय था, और ये लय तभी आता है जब लड़की कहीं ना कहीं डांस की प्रैक्टिस करती है, आर्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो अब स्वाभाविक है कि ये लड़की डांस कहाँ से सीखी होगी? वो लड़की डांस उसकी माँ से सीखी होगी। तो ये दादाजी का जो अनुभव था, उस अनुभव के कारण वो ये पॉइंट कर पाए। तो जो सीनियर जनरेशन है उनके पास सबसे बड़ी जो एसेट है वो होता है उनका अनुभव। और ये अनुभव अगर माता पिता बच्चों तक नहीं पहुंचा पाए तो ये उनका सबसे बड़ा फेलियर है। देखिए बच्चे उस अनुभव का क्या करें ये बात अलग है, लेकिन अनुभव तो कम से कम पास ऑन करना ही उनकी जिम्मेदारी है। जैसे ये दादाजी ने उनके अनुभव को सारे फैमिली के सामने रखा। तो आज हम ऐसी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो जिसके पास अनुभव की कमी थी, और उस अनुभव की कमी के कारण उस व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है, और एक श्रृंखला, एक घटना नहीं, एक पूरी श्रृंखला हो जाती है जो महाभारत के अंत तक चलती है। और उस व्यक्ति से हमको आज एक ही पॉइंट सीखेंगे। हम आज हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम एक ही पॉइंट को लेकर उस व्यक्ति के लाइफ को चर्चा करेंगे। और वो ऐसी बड़ी ताकत है, हर व्यक्ति में वो छिपी हुई है, लेकिन अगर उसको सही सही डायरेक्शन नहीं मिलता है तो फिर जीवन में बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो आइए हम आज एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें महाभारत का एक बहुत प्रोमिनेंट किरदार है, जिससे लोग। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारी महाभारत की श्रृंखला है। तो महाभारत में कई सारे पात्र हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऐसे ऐसे पात्र है, छोटे बड़े, महान लघु। तो मुद्दा क्या है? सीखना है। महाभारत ये सीखने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इन कई किरदारों में से एक बहुत प्रोमिनेंट किरदार है, वो है हमारी माता कुंती का। ये ऐसा जबरदस्त किरदार है महाभारत का, जिसको बहुत लोग विश्लेषण करते हैं, और जब इनके बारे में लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो ये व्यक्ति इतनी आध्यात्मिक रीति से इतनी प्रगत है कि इनके बारे में भागवत भी बोलता है, और इनकी जो प्रार्थना है भागवत में सबसे पहले नंबर पर आती है। तो कुंती का जो जीवन है इसमें इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, इतनी सारी चीजें हैं। तो आज हम एक एक करके इन सारी चीजों को सुनेंगे, क्योंकि कुंती पर कई सारे आरोप भी किए जाते हैं, जैसे ये बहुत हार्ड हार्टेड थी, इन्होंने कर्ण को जन्म दिया, कर्ण को छोड़ दिया। फिर बाद में और एक इन पर बात कही जाती है कि जब इनके लाक्षागृह को जलाया गया तो इनके घर में उस समय भील जाति के 5-6 लोग आते हैं, 5 बेटे और एक महिला होती है।
तो उनको जलने दिया इन्होंने, इन्होंने बचाए नहीं। फिर इनके बारे में बताया जाता है कि भाई देवताओं को इन्होंने बुलाया संतान उत्पन्न करने के लिए, तो इनकी संतानें ही अवैध हैं। ऐसे कई सारे लांछन या कई सारे बातें इनके बारे में कही जाती है। तो कुंती देवी जो है, तो ये फ्लो होगा हमारे आने वाले सेशंस में, इसी फ्लो में हम जाएंगे। तो हम पहले आज कुंती के बचपन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद उसकी जो गलती हुई, जो उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात कर्ण के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। कर्ण पर हम कम से कम 1 या 2 सेशन लेंगे, क्योंकि कर्ण के विषय में समाज में एक बहुत बड़ा मत है कि इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ। तो हम आपको सेक्शन वाइज और कारणों के साथ ये बताएंगे कि कर्ण के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। तो इसमें कर्ण की हिस्ट्री भी लेंगे, और एंड में हम इस बात पर भी आएंगे कि कर्ण को जो मारा गया युद्ध भूमि पर, वो क्या सही था या गलत। तो इसके 7 कारण हैं, वो 7 कारण भी हम आपको बताएंगे, जो भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं अर्जुन को। जब अर्जुन कहता है कि इसको मैं क्यों मारूं, ये तो निहत्था है, इसका रथ फंसा हुआ है, तब कृष्ण 7 कारण देंगे कि क्यों तुमने कर्ण को मारना चाहिए। फिर कर्ण के जन्म के पश्चात कर्ण के चरित्र को सुनेंगे। उसके पश्चात हम कुंती महारानी के उस पार्ट में जाएंगे जहां पर वो देवताओं को बुलाती है, पांडवों का जन्म होता है। तो इनका जन्म अवैध है, वैध है, कैसे समझेंगे, शास्त्र का क्या प्रमाण है इसके बारे में, इसको देखेंगे। तीसरी बात फिर हम देखेंगे कि कुंती वो व्यक्ति है जो अंत में युद्ध चाहती है, इनका युद्ध में क्या योगदान रहा ये भी हम देखेंगे, और अंत में किस तरीके से इन्होंने अपने शरीर को त्यागा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये फ्लो होगा हमारे आने वाले सेशंस का। तो आप बने रहिए ताकि आपको डिटेल में हम जानकारी दे सकें, और आपको सही सही मायने में समझे कि वास्तविक महाभारत में क्या क्या हो रहा है। ओके। तो कुंती का जो जीवन है, देखिए, एक वो फेज था जब इनको कई बार जंगल में रहना पड़ा है, वनवास हुआ है। और फिर वो एक फेज आता है जहां पर उनके पांचों के पांचों बेटे राजकुमार जो है, फिर युधिष्ठिर महाराज सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं। तो कुंती का जो चरित्र है वो एक स्त्री की शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक है। एक स्त्री में कितनी शक्ति हो सकती है, इसका एक सैंपल आपको कुंती के जीवन में दिखेगा। देखिए, ये जो स्त्री है, ये बहुत युवा अवस्था में ही विधवा बन जाती है। उसके बाद में इसके 5 बच्चे हैं, बच्चों को सपोर्ट करना है, बच्चों को बड़ा करना है, उनका लालन पालन करना है, और एक नहीं 5 बच्चों को समता में बनाए रखना है। अब इसमें से 3 ही बच्चे इसके, 2 तो किसी और के हैं। उनको भी अपने बच्चों के जैसे ही पाल कर बड़ा करना। सपोर्ट यहाँ पर कुछ नहीं है। जब कुंती जैसे हम जानते हैं कि इनके जो पति हैं, इनको दंड के रूप में जो शापित हो जाते हैं, तो उनको हिमालय में वो निकल जाते हैं, वनवासी का जीवन जीते हैं। और दोनों पत्नियां भी, माद्री और कुंती भी चली जाती है, और वहां पर इन पांचों पांडवों का जन्म होता है। और हम आगे जानते हैं कि कैसे जब पांडु महाराज काम वेग को सहन नहीं कर पाते, उसके पश्चात माद्री के साथ जब संग करते, तो वही उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात पांचों बच्चों का जो भरण पोषण है वो अब कुंती को करना है। अब अर्जुन का जो बर्थडे है वो कहाँ पर मनाया जाता है, कई सारे बर्थडे, माने वो वहां पर जंगल में कई साल रहते। वहां पर आने के पश्चात फिर जब कुंती को पता चलता है कि अभी पांडु महाराज नहीं रहे, तो वो उन पांडवों को लेकर आती है हस्तिनापुर। अब देखिए, हस्तिनापुर में एक स्त्री है, जो युवती है, युवा है, विधवा है, 5 बच्चे हैं, जंगल में रही है इतने साल। जब वो वापस आती है कि भाई कहीं मुझे सहारा मिलेगा, तो पांडु के जो अपने लोग हैं उनके यहाँ पर जब उसको लगता है कि वहां पर मुझे हस्तिनापुर में सहारा मिलेगा, हस्तिनापुर में आते ही कुंती के बारे में सबसे पहले र्यूमर्स फैलाए जाते हैं। जब वो खत भेजती है कि भाई हम आ रहे हैं, हम अभी हस्तिनापुर में रहेंगे, भीष्म को तो बड़ी खुशी होती है। सबसे ज्यादा दुख होता है हमारे पप्पू और उनके पिता, उनको। ठीक है। तो ये पप्पू और उनके पिता क्या करते हैं, धृतराष्ट्र और दुर्योधन, ये क्या करते हैं, पूरे हस्तिनापुर में ये रूमर फैला देते हैं कि ये कुंती के पुत्र है ही नहीं, इनकी ये नाजायज औलाद है। ये ऐसा रूमर, ये महाभारत में आप पढ़ सकते हैं। वो सीधा सीधा फैला देते हैं कि ये कुंती के
ऑफिशियल बच्चे नहीं है, ये पांडु महाराज के बच्चे है ही नहीं, इसने किसी और व्यक्तियों के साथ संग करके इनको जन्म दिया है। ये पूरे हस्तिनापुर में र्यूमर फैल जाता है। और आगे फिर हम आपको ये भी बताएंगे आगे चलकर कैसे पांडवों का एक्सेप्टेंस होता है, क्योंकि वहां पर डिवाइन इंटरफियरेंस है, उसको भी हम आगे चलकर जब पांडव का जन्म हम लेंगे विस्तार से उसमें समझेंगे। तो जब डिवाइन इंटरफियरेंस होता है, सबके मन के डाउट क्लियर हो जाते हैं, तब उनको हस्तिनापुर में रखा जाता है। तो कुंती का जो जीवन है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि देवकी के जीवन से भी ज्यादा उसके जीवन में संकट थे। देखिए क्या क्या संकट थे वो खुद बताती है अपनी प्रार्थनाओं में। ये देखिए यहाँ पर वो बता रही है कि क्या क्या उसके जीवन में संकट आए हैं। ये देखिए, विष, विष माने क्या, उनके बच्चों को, खास करके भीम को विष देकर मार दिया गया था। महाअग्नि, लाक्षागृह को जलाकर राख कर दिया गया था, उसमें उनकी मृत्यु हो जाए ऐसे अंदाज से। पुरुषाद दर्शनाथ, जो राक्षस था, जब ये लोग वनवास में थे तो राक्षस आया था खाने के लिए, वहां पर भीम फिर उससे लड़ता है और उसको मार देता है। हिडिंब उसका नाम है। पुरुषाद दर्शनाथ, असत सभायाम, असत सभायाम माने क्या, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ असत सभा में, असत सभायाम वनवास कृचरत, फिर से हमको दूसरी बार वनवास में जाना पड़ा। मृधे मृधे, और फिर क्या हुआ, बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध में क्या हुआ, अनेक महाअस्त्र, ऐसे बड़े बड़े महारथ और महाअस्त्र, इसमें से कृष्ण तुमने हमको बचाया को। और अंत में अभी अभी कब बचाया आपने, द्रोणास्त्र। द्रोणास्त्र माने क्या, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य की जो पुत्र है अश्वत्थामा, उन्होंने जो अस्त्र चलाया उसमें से पांडवों का जो आखिरी वंशज है उसको आपने बचाया। हरे अभिरक्षित, हर बार कृष्ण आपने ही हमारा रक्षण किया हुआ है, इस तरीके से वो बताती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि कुंती का जो जीवन है, वो कुंती का जीवन हमेशा हमेशा से कैसे रहा है, हमेशा से पूरे संघर्षमय इसका जीवन रहा है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि संघर्ष ये जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कई बार लोग संघर्ष है जीवन में करके जीवन को अलग डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज का जो संघर्ष है वो कल हमारी बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है, ये हमको पता होना चाहिए। इसलिए संघर्ष बहुत बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि वो हमें आगे लेकर जाता है, आगे चलने की हिम्मत देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बीच रास्ते में हम हमारी हिम्मत को छोड़ देते हैं, और उसके कारण क्या होता है, फिर जीवन में जो सीखना है, मैं फिर से एक ही बात को दोहरा रहा हूं, सीखना नहीं होता है। कुंती के जीवन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, उसका स्ट्रगल है। उसका जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल से जब वो गई, उस जीवन के संघर्ष से जब वो गई, तो वो जीवन में बड़ी है हमेशा। और क्या हुआ, उसका जीवन जो है वो बेटर हुआ, बिटर नहीं हुआ। कई बार युवा और युवतियों को हम देखते हैं कि जीवन में थोड़ा सा संघर्ष आ जाता है, डर जाते हैं और जीवन से इतना नाराज हो जाते हैं, इतना नाराज हो जाते हैं। ये नियम है संसार का। लाइफ विल ऑलवेज थ्रो पेनफुल सिचुएशन, लेकिन उसको हैंडल करना जो व्यक्ति सीख लेता है, फिर जीवन में निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा, बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है। तो पेन ये हमारे जीवन का सबसे प्रमुख घटक है, इसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बच्चे को अगर जन्म लेना है इस दुनिया में, तो बच्चे को भी पेन से जाना पड़ता है, माँ को भी पेन से जाना पड़ता है। बिना पेन का सिजेरियन में भी बच्चे को, माँ को आप पेट काटना पड़ता है, और बच्चे को बाहर ऐसे प्रेम से नहीं निकाला जाता। पेट कटा मतलब क्या, ऐसे निकालेगा बच्चा, उसको भी खींचकर निकलना पड़ता है। ये पीड़ा से जाना ही पड़ेगा, प्रकृति का नियम है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे पीड़ा नहीं चाहिए इस जीवन में, नहीं, ऐसे नहीं होता। इसलिए पीड़ा यहाँ का अविभाज्य घटक है। और प्रॉब्लम क्या है युवाओं के साथ कि जीवन तो पीड़ा देता ही है, लेकिन आज का जो युवा है, आज की जो युवतियां हैं, वो खुद से और ज्यादा पीड़ा को खींच लेते हैं। एक रिसर्च हुआ, एक सर्वे हुआ है, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि भाई पुरानी जो पीढ़ी है, वो पुरानी पीढ़ी में एक व्यक्ति है जो अपने जीवन में, मान लीजिए, एक्स अमाउंट ऑफ पेन को पूरे जीवन में सहता है।
आज के युवा वो एक्स अमाउंट ऑफ पेन 1 साल में सहते हैं, और इसका कंट्रीब्यूशन जाता है हमारे सोशल मीडिया को। इस सोशल मीडिया के कारण जो बच्चे, सबसे खराब जो बीमारी बच्चों को है सोशल मीडिया के कारण, वो है कंपैरिजन। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। रात के 1:30 बजे एक मैसेज आता है कि मैं बहुत ज्यादा पीड़ा में हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। कितना, रात के 1:30 बजे। अब सुबह जब हम 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे, 5 बजे जब मंदिर जाते हैं, तो जब शुरू करने से पहले देखते कि क्या है, तो 1:30 बजे मैसेज आता है। वो लड़की कहती है कि मुझे पेन हैंडल नहीं हो रहा है, मैं फंक्शन नहीं कर पा रही हूँ। भैया, आपके न फंक्शन करने का कारण क्या है? वो रात में सोने से पहले, अभी सोते भी कितने बजे बच्चे, 11, 12, 1, 2, कई बच्चे 11 बजे बेड में जाते हैं, 2 बजे तक नींद नहीं आती। ये बच्चों को आज आकर बोलते हैं ये सारी चीजें। तो 1:30 बजे आपको क्या प्रॉब्लम हुई? तो 1:30 बजे हमको ये प्रॉब्लम हुई कि हम जब स्टेटस देख रहे थे, तो उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है, उस एक्स बॉयफ्रेंड ने स्टेटस पर उसकी नई गर्लफ्रेंड का फोटो डाला है। अब जब उस लड़की ने उस दूसरी लड़की की फोटो देखी, तो उस लड़की, जिसका रिलेशनशिप अब उस लड़के के साथ किसी कारण खत्म हो चुका था, उस लड़की को पीड़ा हो रही है कि ये लड़की ने मेरी जगह ले ली है, और रात भर खुद को कोस रही है। वो 1:30 बजे, सोचिए, वो मेरे को फंक्शन, मेरे को पेन हैंडल नहीं हो रहा है। अरे, पेन किस चीज के लिए दिया गया? पेन का अपना एक यूटिलिटी है। पेन का यूटिलिटी क्या है? उस इवेंट से जब जाते हैं, तो उस इवेंट से खुद को अलग करने के लिए पेन के एक प्रोसेस से जाना पड़ता है। तब जाकर व्यक्ति कहता है, भाई ठीक है, इसमें बहुत पेन इन्वॉल्व है, मैं आगे चलकर इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। तो पेन ऑलरेडी नेचर देने वाला है, और पेन जो नेचर देता है, वो हैंडल करने की कैपेसिटी भी हमको नेचर देता है। लेकिन बच्चे इतना एडिशनल पेन खुद पर लाद लेते हैं, और फिर आज हम जो सोसाइटी में देखते हैं कि युवा आत्महत्या करते हैं, लड़कियां ये कर रही है, लड़के वो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पेन हैंडल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहे हैं माता पिता। मुझे कई बार पूछा जाता है कि भाई, इसमें किसको जिम्मेदार रखेंगे आप? लड़के, युवा युवतियों को, माने स्टूडेंट्स को, या माता पिता को? इसमें एक्सक्लूसिवली इनिशियल पार्ट माता पिता ही गलत है। क्यों? उसका कारण मैं आपको आगे बताऊं। तो पेन क्यों है? क्योंकि मुझे संबंध विच्छेद सीखना है। उस इवेंट से मुझे खुद को दूर करके आगे बढ़ाना है। तो लर्निंग पर फोकस होना चाहिए, तब जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो पेन इज पार्ट ऑफ लाइफ, सफरिंग इज ऑप्शनल। हमको उस इवेंट को कैसे लेना है, इस पर मेरा अगली सारी चीजें निर्भर करती है। क्योंकि पीड़ा तो वैसे भी होगी, उस पीड़ा को लेकर बैठना है कि आगे बढ़ना है, ये मुझे तय करना है। तो एक्चुअल देखा जाए, शास्त्र कहता है, पेन, टर्न योर पेन इनटू पावर। जैसे कुंती का जीवन है, पूरा स्ट्रगल से भरा हुआ। कुंती उद्योग पर में कृष्ण को बताती है कि मैं जब 6 साल की थी, वो कहती कि मेरे लाइफ में कितना स्ट्रगल है। तो जो वो कृष्ण को बताती कि जब 6 साल की थी, मेरे पिता ने मुझे राजा कुंती भोज को डोनेट कर दिया। क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, तो उन दोनों में बात हुई थी। क्योंकि कुंती भोज को पुत्र भी नहीं था, पुत्री भी नहीं थी। तो वो कुंती भोज कहता है कि भाई, अगर आपको आगे कोई बेटा या बेटी हो, तो आप मुझे उसको गोद दे दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है। तो उनको बेटी होती है, और कुंती को दे दिया जाता है। कुंती के पिता है सूरसेन, वो दे देते हैं कुंती भोज को, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया। तो देखिए, एक लड़की जो सिर्फ 6 साल की है, अब समझ भी कितनी होती है एक 6 साल की लड़की को। तो उसके 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक, क्योंकि 14 साल में वो होने वाली है कर्ण की माँ। तो 6 से लेकर 14, माने 8 साल में उसके जीवन में इतना कुछ हो जाता है। तो वो हैंडल करने की ताकत कहाँ से आएगी? जैसे कई सारे वेस्ट में, हमारे एक प्रभु जी, उनका बेटा है, वो जब यहाँ पर आया था, यूएस में रहते, वेस्टर्नर है। हम्म, तो वो बता रहा था कि उसको पूछा गया कि भाई, तू क्या बनेगा बड़ा बन के? तो उसने कहा, मैं साइकेट्रिस्ट बनूंगा। तो अब ये वेस्टर्न लड़का, हाँ, गोरी चमड़ी का है ये। तो उस सब लोग शॉक हो गए, बोले तू इतना छोटा है, तू साइकेट्रिस्ट बन के क्या करेगा? तो वो बता रहा था लड़का कि बोले, मेरे क्लास में कई सारे लड़के या लड़कियां, उसके जो क्लासमेट्स बॉयज एंड गर्ल्स, वो कहते कई सारे लड़के या लड़कियां जो है, उनका आइदर वो सिर्फ माँ के साथ रहते या सिर्फ पिता के साथ रहते। उनको माँ और पिता ऐसे एक साथ दिखते ही नहीं है, क्योंकि दोनों डिवोर्सी है।
दोनों डिवोर्सी। और इसका नेचुरल इफेक्ट क्या होता है बच्चे पर? बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि एक पार्ट होता है जो माँ को करना पड़ता है, एक पार्ट होता है जो पिता को करना पड़ता है। जब एक ही साथ रहते हैं तो बच्चा डेवलप नहीं हो पाता है। और कई सारे बच्चे, वो बोल रहा था उनके क्लास में ऐसे हैं जो एडॉप्टेड किड्स है, मतलब उसको बाद में बच्चे को पता चलता है कि भैया मुझे तो उठा कर लाया गया है कहीं से, मुझे तो एडॉप्शन होम से लाया गया। तो उसको वो पीड़ा होती है कि मेरे ओरिजिनल माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। तो वो बच्चे के मन में बचपन से क्या होता है, फैमिली से मुझे कनेक्शन ही नहीं चाहिए, इसलिए वहां पर बच्चे क्या है, घर इतना जल्दी छोड़ देते, माता पिता के साथ नहीं रहते, क्योंकि इतना पेन है, क्योंकि एक तो माँ के साथ रहते हैं, पिता के साथ रहते हैं, और जब दोनों एक साथ रहते तो फिर घर पे झगड़ा होता है। तो वो लड़का कह रहा था कि मैं इन सबकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे क्या बनना है प्रभु जी, मुझे साइकेट्रिस्ट बनना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है। ये बाहर की हालत है। तो पेन तो साहब निश्चित रूप से जीवन में आएगा, उसको हैंडल करना तो हमें सीखना पड़ेगा। तो उसको हैंडल कैसे किया जा सकता है? अब जैसे कुंती का उदाहरण, 6 साल की उम्र की थी जब उसको अडॉप्ट कर लिया गया। उसको दूसरे माता पिता, और उस समय ऐसा होना बहुत 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 ज्यादा रेयर था। अब तो फिर भी बहुत कॉमन हो गया। कुंती के लिए तो वो एक बहुत अलग इवेंट था लाइफ में। लेकिन उसने उस इवेंट को स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ठीक से समझिए। क्योंकि उसको बचपन से ही ये सिखाया गया था कि भाई, लाइफ इज मेंट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आजकल माता पिता बच्चों को वो सारी चीजें ला कर देते, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं सुनते माता पिता का। क्यों? क्योंकि माता पिता उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से वाकिफ कराना भूल चुके हैं। कुंती को बचपन से ही बताया गया था कि भाई, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम हमारे कुल को रिप्रेजेंट करती हो। इसलिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल पावर बनती है बाद में चलकर। जो कुंती की बनी, उसकी वो पर्सनल पावर बनी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखी थी? जैसे ये थे कि यहाँ पर रामायण से उदाहरण दे रहे हैं, भगवान राम को वनवास हो रहा है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी खुद की, कि हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे पिता के वर्ड को मैं वाकई में रियल करूं। वैसे आज के पेरेंट्स या आज के युवाओं को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए ना? सारी चीजें माँ बाप हाथ में ला कर देते, उसको उस चीज का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता चलता है, ना तो यू बच्चों को चलता है, ना तो माँ बाप को चलता है। अरे उसको समझने दीजिए। मेरा एक दोस्त था, स्कूल का दोस्त है, वो हमको बताता था, जब हम 10वीं खत्म करके 11वीं में आए तो हम लोग एक साथ थे। तो जैन फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो हमको बताता था, मैं बोला यार तू इतना लेट क्यों आता है बार बार? बोले यार क्या करूं, मेरे पिताजी, अब उसके पिताजी जो है, देखिए ट्रेनिंग कितना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना जरूरी है। तो उसके पिताजी उसको क्या करते थे, उस लड़के को एक बड़ी पोटली भर के कपड़े देते थे, बोलते जा रास्ते पर जाकर बेच कर आ। तो वो रास्ते पर खड़ा रहकर, अब ऐसा नहीं कि घर में गरीबी है ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस तो आना चाहिए ना वो लड़के को। उसको ये तो पता चलना चाहिए ना कि एक 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया कमाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। ये उसका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चलकर उस पर्सनल पावर बना, और आज वो लड़का बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है। और वो सारा क्रेडिट उसके माता पिता को देता है। क्यों? क्योंकि उसको सिखाया गया पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बच्चों को भी सीखना होगा, और माता पिता को भी सिखाना होगा, वरना बच्चे अधूरे रह जाएंगे। और एज ए चाइल्ड, कुंती को देखिए, जब इतनी युवा थी तब उसको क्या करना पड़ता है, उसको घर छोड़कर दूसरे घर में जाकर सेटल करना पड़ता है। लेकिन वो बड़ी आसानी से एडजस्ट हो गई। क्यों? उसके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि मेरे माता पिता ने मुझे दूसरे के घर में दे दिया, चलो मैं सुसाइड कर लेती हूँ। ना ही जीवन भर अपने माता पिता के प्रति उसने कभी ग्रज रखा कि अरे मेरे माता पिता तो इतने खराब है कि मुझे दूसरे के घर में दे दिया। नहीं। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, बचपन से उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई गई थी। इसलिए वो जब राजा कुंती भोज के घर में रहती है, इतनी, अभी वो, हालांकि वो रॉयल प्रिंसेस है, ऐसा नहीं है, रॉयल प्रिंसेस की तरह उसको ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन उसके पिता उसको छोटी छोटी सेवाओं में भी लगाते हैं। क्या छोटी छोटी सेवा है? जब उनके घर पर दुर्वास ऋषि आते हैं तो दुर्वास ऋषि की सेवा करने के लिए कोई नहीं जाता, बोला अरे वो शाप दे दिया तो खत्म सब। उस समय में एक ही व्यक्ति राजा कुंती भोज के मन में आती है, और वो है हमारी कुंती देवी। क्योंकि वो इतनी मैच्योर है,
उस उम्र को लेकर वो सारी चीजें भी करती है, लेकिन उसमें एक बहुत एलिगेंस है। देखिए लड़कियों में जो एलिगेंस है ना, उसकी तारीफ गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वो लड़कियों में जो एलिगेंस है, एक लेडी में जो एलिगेंस होता है ना, वो कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ। और ये एलिगेंस जो है कुंती के पास होता है। और वो दुर्वास ऋषि जो इतने चिढ़ते हैं छोटी छोटी चीज पर, ऐसी सेवा करती है, ऐसी सेवा करती है, एक कंप्लेंट नहीं आती उसके बारे में। और कब है ये, 11-12 साल की जब कुंती है तब की ये बात है। 12-13 साल की उम्र की होगी कुंती तब ये दुर्वास ऋषि आते हैं। और दुर्वास ऋषि उसकी सेवा से इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि मैं तुमको एक सीक्रेट मंत्र देता हूँ। और दुर्वास ऋषि उसको मंत्र दे। अब लोगों के दे मंत्र में क्या होता है, मंत्र में बहुत कुछ होता है, अगर वो प्रॉपर ऑफिशियल मंत्र है ना शास्त्रोक्त, तो वो बहुत काम करता है। कई लोग मैंने ऐसे मिला हूँ जिनको, जिन्होंने हनुमान चालीसा है ना, वो एंड में हनुमान चालीसा क्या आता है ना, जो शत पाठ पाठ कर कोई 100 बार अगर इसका पाठ करेगा, फिर आगे जो भी लिखा है ना वो वाकई में होता है। मैं यहाँ पर एक गाँव में जाता हूँ, वहां पर एक बहुत सीनियर व्यक्ति, तो उनको इतना पेन था बॉडी में, सारी ट्रीटमेंट करवा दी, कुछ नहीं हो रहा था। तो ऐसे एक दिन उनको हनुमान चालीसा दी, और उसमें उन्होंने पूरा पढ़ा, उसमें लिखा है एंड में कि ये हर बार अगर कोई व्यक्ति 100 बार पाठ करता है, ऐसा ऐसा होता है। किया उन्होंने पाठ। आज वो व्यक्ति इतना हेल्दी फिट एंड फाइन है कि वो गांव गांव में जाकर राम कथा करते हैं। जो एक बार एक व्यक्ति चल नहीं पाता था, आज गांव गांव जाकर राम कथा करे। मंत्र में ताकत होती है। एक व्यक्ति को बुलाने के लिए उस मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और मंत्र की सिद्धि कब होती है, जब वो व्यक्ति सामने आता है। तो प्रैक्टिस से मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध माने वो व्यक्ति जिसका मंत्र है वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा, उसको कहते हैं मंत्र सिद्धि। अब देखिए जब दुर्वास ऋषि इनको मंत्र देते हैं, अब हालांकि उम्र ही क्या है उस लड़की की, 13-14 साल की लड़की है, और ऐसी उसको एक जबरदस्त चीज दे दी गई है, वो बड़ी उत्सुक हो जाती है। और यही उत्सुकता, यही क्यूरियोसिटी युवाओं के लिए बहुत बड़ा एसेट भी है, बड़ा वरदान भी है, लेकिन इससे बड़ी घातक चीज भी और कोई नहीं। और यही आज हमारे चर्चा का विषय है। जो भी अभी थोड़ा समय बचा है, ये एक ही मुद्दे को चर्चा करेंगे। कुंती देवी देखिए, एक 13 साल की लड़की है, 12-13 साल की लड़की, ऋषि ने मंत्र दिया, इतनी क्यूरियोसिटी होगी मंत्र से क्या होता है, मंत्र से क्या होता है, मंत्र करके देखती हूँ क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। बार बार उस पर जब सोचने लगी, तो उस क्यूरियोसिटी के कारण फिर जीवन में उसके आगे इतना बड़ा बदलाव हो जाता है। माता पिताओं को और युवाओं को भी ये बात समझनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज वी आर क्यूरियस, वी कैन नॉट ट्राई एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और आपने क्यूरियोसिटी में कुछ कर भी लिया तो लाइफ आपको बख्शेगी नहीं, वहां से आगे एक दूसरा इवेंट फ्लो हो जाता है। एक बार आप बोलेगा अरे नहीं नहीं मैं करके देखता हूँ, करके देखता हूँ क्या होता है, अरे जो होगा ना उसका पूरा जीवन भर असर रहता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके हाथ पर कुछ लग गया, खरोच लग गई, अरे वो खरोच के निशान जीवन भर रहते हैं। उसी तरीके से कोई भी क्रिया जब हम करते हैं, उसका असर बॉडी और माइंड पर जीवन भर रहता है। प्लीज इस बात को आप ठीक से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखिए ये खराच एक स्क्रैच है, लाइफ लॉन्ग वो स्क्रैच का निशान बॉडी पर रहता है। एक एक्सरसाइज लेते हैं, ओके? आप लोग जो भी बैठे हैं सुन रहे हैं, मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ। जीवन में एक ऐसी घटना को याद कीजिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए, बैठे बैठे याद करने की कोशिश कीजिए, जिसके कारण आपको पीड़ा हुई है। मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ। ऐसी घटना को याद कीजिए जिसके कारण आपको बहुत बड़ी पीड़ा हुई है जीवन में। याद करने की कोशिश कीजिए, तुरंत याद आएगा। और सिर्फ याद नहीं आएगा, याद करने के पश्चात इमोशंस भी उतने ही जनरेट होते हैं। एक ऐसे इवेंट को याद कीजिए जहां पर आपको बहुत खुशी हुई है, इमीडिएटली खुशी महसूस होने लगती है। इसका मतलब क्या है, वो इवेंट और उसके इमोशंस पूरे मन में एज इट इज है। हम मैं जब मेरी ट्रीटमेंट के लिए हरियाणा जाता था ना, वहां पर एक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है। वो नाड़ी पकड़कर ये बोल देंगे कि आपने कल क्या खाया है, पिछले 15 दिन में क्या खाया है, पिछले महीने क्या खाया है।
अरे ये तो छोड़ दीजिए, वो नाड़ी पकड़कर ये बोल देगा कि एक स्त्री और पुरुष ने फिजिकल रिलेशन कब किया है, पिछले 6 महीने में किया है, साल भर में किया है, 2 साल पहले किया है। आप पूछेंगे अरे कैसे बराबर बता सकते हैं? अरे नाड़ी इतनी इतनी नाजुक होती है कि सारे इवेंट्स उसमें स्टोर हुए रहते हैं। इसलिए नाड़ी पकड़ते ही कोई भी वैद्य बता देता है कि आपने क्या गलती की है। तो वो इस हद तक बताता है कि आपने पिछली बार लास्ट टाइम कब फिजिकल रिलेशन में आप आए हैं, कितने साल हो गए, क्योंकि उस इवेंट का इफेक्ट बॉडी और माइंड पर एज इट इज बना रहता है। इसलिए युवाओं को अगर ये लग रहा है कि मैं एक गलत मूवी देख लूंगा, एक गलत पिक्चर देख लूंगा और मेरे मन पर कुछ असर नहीं होगा, मेरे बॉडी पर कुछ असर नहीं होगा, बहुत बड़ी गलती है। वो इवेंट, वो जो भी देखा जाता है, सुना जाता है, हर वो चीज बॉडी और माइंड पर अपना इफेक्ट छोड़कर जाती है। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं ज्ञान इंद्रियों को संभाल के इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ क्यूरियोसिटी हो रही है इसलिए कुछ भी मत देखिए, कुछ भी मत खाइए, कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उसकी। एक रियल स्टोरी बताता हूँ आपको। ये हमारे इंडिया का ही एक लड़का है जो वेस्ट में, जो वहाँ की जो सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये चैतन्य चरण प्रभु हमको ये स्टोरी बता रहे हैं। वो टॉपर है, हार्वर्ड का टॉपर। आप सोचिए हार्वर्ड में वही जाते जो लाइफ में थ्रू आउट टॉपर रहे और बेस्ट परफॉर्मेंस रहा, और उन टॉपर में ये लड़का इंडियन टॉपर है। अब वो था गुजराती मारवाड़ी फैमिली का। जीवन में कभी भी उसने कोई गलत काम नहीं किया क्योंकि घर की परवरिश ऐसी रही। तो जब वो टॉपर आया तो सारे लोग बोले कि भैया तेरे को तो पार्टी देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। तो बोले ठीक है। तो उसको लेकर गए, बड़े होटल में गए, तो सब लोग शराब पी रहे, कोई नॉनवेज खा रहा है। अब इस लड़के ने कभी वो किया नहीं है ऐसी। तो उन लड़कों के साथ वो लड़के उसको थोड़ा थोड़ा पुश कर रहे थे, कर ले कुछ नहीं होता है, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। तो सुन सुन के क्या हुआ, उसके मन में वो क्यूरियोसिटी जागृत हो गई, देखते क्या होता है, देखते क्या होता है। उसने पी लिया। जीवन में इस लड़के ने पहली बार थोड़ी सी शराब पी ली। अब उसको लगा थोड़ी पीने से क्या फर्क पड़ता है। अब थोड़ी पी ली, पार्टी खत्म हो गई, वहां से वो निकला बाहर। निकला, गाड़ी उसकी बढ़िया गाड़ी थी, वो निकल रहा था, और अब शराब तो शराब है, उसका काम तो वो करेगी। जब वो निकला, अब हालांकि बहुत नहीं पिया था, पहली पहली है तो थोड़ी पी थी। अब अचानक क्या, वो शराब थोड़ा इफेक्ट दिख रहा था, तो उसको सामने क्या है ठीक से समझा नहीं, लेकिन एक छोटा लड़का उस समय रोड क्रॉस कर रहा था। तो वो लड़का जब दिखा, और तब तक उसने इतना जोर से ब्रेक लगाया, लड़के को कुछ नहीं हुआ, लेकिन लड़का डर गया। लड़के ने तुरंत गाड़ी का नंबर नोट किया, पुलिस में फोन किया। ये लड़का जब तक घर नहीं पहुंचा, पुलिस ऑलरेडी खड़ी थी। उन्होंने उस पर एफआईआर किया, उसको पुलिस थाने लेकर गए, और पुलिस थाने में उनको पता चला कि लड़का पिया हुआ है। उन्होंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, चैतन्य चरण को बता रहे थे, उसको 2 दिन में वहां से यूएस से डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट का मतलब समझते क्या? उसको बैग लेकर घर वापस भेज दिया। उस लड़के का करियर वही खराब हो गया, क्योंकि जहां कहीं जाएगा पासपोर्ट पे उसको डिपोर्ट रहेगा कि इसने गलत काम किया, इसको वहां से डिपोर्ट कर दिया। क्यूरियोसिटी, क्या कीमत चुकानी पड़ी उसको, क्यूरियोसिटी इतनी भयंकर कि जीवन, उसका करियर खराब हो गया। कुंती ने वही गलती की। कुंती ने क्या गलती की? क्यूरियोसिटी, देख लेता हूँ एक बार, देख लेती हूँ एक बार, क्या होता है, क्या होता है। और इसी क्यूरियोसिटी को ट्राई करने के लिए कुंती ने वो मंत्र गाया, और उन क्यूरियोसिटी को कंप्लीट करने के लिए वहां पर सूर्यदेव आ गए। क्यूरियोसिटी अच्छी है अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए वो उतनी बुरी है। एक स्टोरी बताता हूँ, ये भी महाभारत की स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर स्टोरी है, इसको हमेशा याद रखिए। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े वैरागी साधु है, वो जंगल में तपस्या कर, और ऐसी कठोर तपस्या करते हैं, और जब तपस्या करते हैं तो इंद्र को बड़ा डर लगता है। तो इंद्र को लगता है शायद मेरे पोस्ट लेने के लिए ये तपस्या कर। अब वो तपस्या जब करते तो इंद्र क्या करते हैं कि राजा का भेष बनाकर वहां पर अब जब राजा का भेष बनाकर इंद्र आते हैं, तो राजा है तो उसके साथ तलवार होती है। तो ये जानबूझकर उस ऋषि के आश्रम में जाते हैं, और उस ऋषि को प्रणाम करते हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करते, कहते हैं कि मेरा एक छोटा सा काम है, आप मेरी तलवार जो है ना यहाँ पर रख लीजिए, मैं आता हूँ थोड़ी समय में वापस लेकर जाऊँ। ऐसी चमचमाती एकदम जबरदस्त वो तलवार है, वो वहां पर रख के चला जाता है इंद्र। उस ऋषि कहते ठीक है आओ। अब ऋषि ने एक बार तलवार देख ली। तलवार देख ली तो उनका ध्यान अभी लगे नहीं, वो मन उनका ध्यान में नहीं लग रहा है।
कभी तलवार को एक आंख से देख रहे, कभी दूसरी आंख से देख रहे, दोनों आंख खोलकर देख रहे। देखते देखते उनके मन में वो ऐसी क्यूरियोसिटी जागृत होगी, ये तलवार कैसे काम करती। उन्होंने वो तलवार उठाई, बाहर लेकर गए। तलवार से पहले छोटे छोटे पत्ते काटने लगे, छोटे छोटे पत्ते काटे, छोटे छोटे पेड़ कटने लगा। उनको बड़ा मजा आने लगा, अरे छोटे छोटे पेड़ कट रहे, थोड़े बड़े बड़े पेड़ काट कर ऐसी तलवार घुमाती, बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे। देखते ही देखते देखते जंगल के पेड़ काटने लगे, जंगल के जानवर काटने लग गए। देखते ही देखते सारी तपस्या खत्म, सारी तपस्या फुल स्टॉप। क्यों? क्यूरियोसिटी, तलवार कैसे काम करती है। यूथ में क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी है। अच्छी जगहों पर डाइवर्ट करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। गलत जगह लगाओगे, खुद को काट लोगे, खुद को काट लेंगे। ये गारंटी है, ये गारंटी है। और कर्ण का जब जन्म होता है तो कुंती 13-14 साल की है। कुंती, अब वो आगे कर्ण के जन्म के समय वो पूरा विस्तार से हम देखेंगे कि कैसे वो उसका प्रेगनेंसी होता है और कैसे वो हैंडल कर। तो 13-14 साल की युवा लड़की कर्ण को जब जन्म देती है, कैसे हैंडल करेगी? और किस चीज की वजह से होता है? क्यूरियोसिटी। देखिए, 14 साल की लड़की, 13 साल की लड़की। अब मॉडर्न युग में हमको टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। ओके, टीनेज प्रेगनेंसी देखिए इतना कॉमन हो गया, इतना कॉमन हो गया। यूएस में यंगेस्ट टीनेज प्रेगनेंसी 13 ईयर्स है, 13। और अब वो लोग ऐसा लॉ ला रहे हैं यूएस में कि भाई अगर इतना ये टीनेज प्रेगनेंसी बढ़ रहा है तो बेटर क्या है, लड़के लड़कियों की युवा अवस्था में ही शादी करा दो। तो फिर हमारे वैदिक परंपरा में चाइल्ड मैरिज होता तो वो क्या गलत था? यूएस में इतना सब कुछ होने के पश्चात वो एक निर्णय पे आ रहे कि अभी युवा युवतियों का युवा अवस्था में ही शादी करा दो। तो हमारा वैदिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी था ना। मैंने हमारी चीजें हमको ही घूम फिर कर बता। तो टीनेज प्रेगनेंसी अच्छी है कि चाइल्डहुड मैरिज अच्छा है, ये हमको डिसाइड करना। हमको बाहर के लोग जो भी बोलते हैं, अरे भारतीय संस्कृति में इतना खराब है ये चाइल्ड मैरिज, ऐसा होता है। अभी तो आप ही तो खुद अभी चाइल्ड मैरिज की बात करने लग गए। आपने जब मार खाई तब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में ये सारी चीजों का पहले ही अनुमान लगाया जा चुका है कि एक युवक एक युवती किस क्यूरियोसिटी के फेस से जाती है और कहाँ पर अटक सकती है या अटक सकता है। इसलिए फर्स्ट हैंड, प्री हैंड उसका प्रोविजन शास्त्र करके रखता है, ताकि वो जब क्यूरियोसिटी का मोमेंट आए, टेम्पटेशन का मोमेंट आए, वो युवक या युवती हैंडल करने में सक्षम हो और उसके साइड इफेक्ट्स न हो। और आप तो यूट्यूब पर अभी जो देखोगे ना, उनमें कई सारे ब्लॉगर्स है, तो ब्लॉगर 13 साल की यंगेस्ट है उनकी, उसने अपना ब्लॉग डाला है। और सारे जितने भी टीनेज प्रेगनेंसी के ब्लॉगर्स है, उनके ब्लॉग में आप देखो खुद बोलते हैं कि वो हमारा जो मोमेंटम था जब वो लड़का लड़की एक साथ आते वो हैंडल नहीं कर पाए, क्यूरियोसिटी थी, क्या होता है क्या होता है। नतीजा आपके सामने। क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी एसेट भी बन सकती है, बहुत बड़ा डिजास्टर भी बन सकता है। और वेस्ट में तो इतनी भयंकर अवस्था है, तो अब जब उनको पता चला कि भाई यहाँ पर टीनेज प्रेगनेंसी तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या किया, जो लड़कियां टीनेज प्रेग्नेंट होती है तो उनको उन्होंने स्टाइपेंड देना शुरू कर दिया कि भाई आप आपके बच्चे का भी ख्याल रखिए, खुद का भी ख्याल रखिए, और आप आपकी पढ़ाई भी चालू रखिए। तो वहां की लड़कियों ने क्या किया, ये यूएस की बात बता रहा हूँ, तो वो स्टाइपेंड मिलने के लिए लड़कियां प्रेग्नेंट होने लग गई। देखिए, तो सिर्फ मदद करने से कुछ नहीं होता है। मदद करने से कुछ नहीं होता। माता पिता लोग ये कर लो मदद हो जाएगी, वो नहीं, मदद की जरूरत नहीं है। उनको सेल्फ कंट्रोल सिखाइए, क्योंकि ये टेम्पटेशन, ये क्यूरियोसिटी जीवन में एक बार नहीं आती, ये बार बार अलग अलग जगहों पर आएगी, अलग अलग रूप में आएगी। तब क्या करोगे आप, तब क्या मदद कर पाओगे आप आपके बेटे या बेटी की? उसको आज ही आपको मैच्योरिटी देना पड़ेगा, जैसे हमने कुंती केस में देखा ना, रिस्पॉन्सिबल बनाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाओ। जरूरी है, सिखाना पड़ेगा। ये माता पिता का जिम्मेदारी है, बच्चों का जिम्मेदारी है सीखना।
अगर ये नहीं सीखेंगे, तो फिर आगे चल के ये तो अभी तो शुरुआत है। ऐसे तो कई सारे हादसे आने बाकी हैं। तो यहाँ पर कुंती के इवेंट से हम ये जो क्यूरियोसिटी का एस्पेक्ट है, उसको हम सीखते हैं कि क्यूरियोसिटी बच्चों का स्वाभाविक पार्ट है, लेकिन उसमें से बच्चों को गाइड करके हमें आगे कैसे बढ़ाना है, ये हमें उनको सिखाना होगा। तो कुंती के लाइफ से सबसे पहला लेसन जो हमने सीखा, क्यूरियोसिटी को कैसे हैंडल करना है, वो आने वाले सेशन में भी, लेकिन उनका जो क्यूरियोसिटी का एस्पेक्ट है वो हमारा एसेट भी बन सकता है, लेकिन अगर नहीं ठीक से हैंडल कर पाए तो सबसे बड़ा डिजास्टर भी बन सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा।